all the candidates who are preparing for the central government nursing exams like the NOTSET, RRB, ESIC, CRE, JIPMAR, every KGMU also. So this video is only for you people. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस किया. अभी एज आई ऑलवेज बिलीव the path will be in the systematic way. So after the fundamental of nursing, I choose the medical surgical nursing. So after clearing the basic, just go through the medical surgical nursing. After that systematically आपको next subject पे जाना है. मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बोलूँगी ये इतना टॉपिक पढ़ के जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा. मैं कभी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मेड सर्च बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स है, आपको सब कुछ जानना है. तो मेड सर्च ऐसा सब्जेक्ट्स है इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, हर टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट होता है. मैं ये आपको बोल सकती हूँ कौन सा एरिया को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं मेड सर्च से, ये वाला मैं आपको बोल सकती हूँ. इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो सब कुछ है. अगर एक आपको सब डिजीज़ ही जानना है ना, डिजीज़ एक डिजीज़ ले लो, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हर एक डिजीज़ का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होता है, आपको ये जानना है. जस्ट लाइक बेसिलस स्कल फ्रैक्चर में रैकून्स आइज एंड बैटल साइन दिखता है, वाइल द कैटरैक्ट में देखते हैं ब्लड विजन एंड ग्लोकोमा में टनल विजन. ऐसे करके आपको सब डिजीज़ का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम जानना होगा. उसके बाद आता है कैसे हम वो डिजीज़ को डायग्नोसिस करेंगे. साइन एंड सिम्टम्स तो देख के थोड़ा पता चल जाएगा, बट वी हैव टू उसको मेडिकली भी प्रूव करना है ना. सो इसके लिए सबका अलग अलग का स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, like the viral test for the typhoid, tuberculosis, Montauk's test, HIV preferred test is the Western blot test. उसमें ELISA भी है जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये भी है. अगर प्रेफर्ड वेस्टर्न ब्लॉट, कॉन्फर्मेटरी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट ही होगा एड्स के लिए. सो ऐसे करके आपको जानना होगा. लाइक COPD के लिए अलग सा है, एस्मा के लिए उसका प्रेफर्ड कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो कॉन्फर्मेटरी रिजल्ट देंगे. ऐसे करके आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. आप कॉन्फ्यूज्ड मत हो क्योंकि आपको रेस्पिरेटरी बहुत सारा डिजीज़ है. कौन किसके लिए आपको एक्सरे करना है, किसके लिए आपको FEV1 करना है, ये आपको किसके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी इज इनफ. सो ये आपको अच्छे से जानना होगा विथ क्लियर कॉन्सेप्ट. आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस तो हो गया डिजीज़ का, एंड देन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. ट्रीटमेंट में भी आपको स्पेसिफिक होना है, इधर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना है क्योंकि वो जो 4 MCQ होंगे ना, 2 MCQ आप इजीली ओमिट कर सकते हैं, बट विद इन 2 यू विल बी कन्फ्यूज्ड. इसमें आपको एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक होना है, एंड आपको स्पेसिफिक ड्रग भी आपको याद रखना पड़ेगा. जस्ट लाइक स्टेटस एस्थमाटिकस के लिए कौन से स्पेसिफिक ड्रग देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए कौन से स्पेसिफिक देते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या देते हैं, नॉर्मल. इसके बाद आता है अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है, कौन सा डिजीज़ का क्या सर्जिकल, वो जो सर्जरी का नाम, ये आपको स्पेसिफिकली जानना होगा. लाइक ऑटोस्क्लेरोसिस में आपको स्टेपिडेक्टोमी करना है, ये उसका सर्जिकल वो जो सर्जरी है. अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा रैमस्टेड पाइलोरोटोमी. अगर आपका क्लेफ्ट लिफ्ट है आपको चीरियोप्लास्टी करना है, क्लेफ्ट पैलेट है पैलेटोप्लास्टी करना है. ऐसे करके आपको जानना होगा. अगर आपका GERD है नीजेन फंडोप्लिकेशन करना है, इसमें आपको स्पेसिफिक होना है सर्जरी का नाम में भी. सो उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको प्रायोरिटी सेट करना है, प्रायोरिटी वाइज कैसे मैनेज करोगे, एक एक सिचुएशन लेके आपको करना होगा. एंड अगर किसी पेशेंट का जो ट्यूबिंग्स होता है जस्ट लाइक द ICD इंटरकोस्टल ड्रेनेज, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जेजुनोस्टोमी ट्यूब, एनी टाइप ऑफ स्टोमा और ट्रैकियोस्टोमी, एनीथिंग लाइक दैट, सेंट्रल लाइन, एनी पीक लाइन और द केमोप्रोड, हिकमैन लाइन, एनी ट्यूबिंग्स लाइक और एनी लाइन अगर पेशेंट में होगा उसका मैनेजमेंट भी आपको जानना है.
ट्रैकियोस्टोमी में आपको पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रैकियोस्टोमी केयर पूरा आपको जानना होगा। अगर ट्रैकियोस्टोमी डिसलॉज होगा आपको क्या करना है, अगर आपको आईसीटी डिसलॉज होगा क्या करना है, उस टाइम में क्या इंस्ट्रूमेंट आप पेशेंट के पास होना चाहिए, ये भी आपको जानना होगा। पेशेंट्स को सेंसटेक ब्लैकमोर ट्यूब है, पेशेंट्स के पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए एक सीजर, क्योंकि यू हैव टू कट एनी इमरजेंसी ऑकर, यू हैव टू कट द ट्यूबिंग्स। सो ऐसे करके आपको स्टडी करना है। और एक चीज़ इसमें बोलूँ, आपको नॉर्मल वैल्यू पे फोकस करना है। नॉर्मल वैल्यू और ब्लड वैल्यू तो है, यूरिन का जो वैल्यू है वो भी है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का भी वो वैल्यू भी जानना होगा। और जो प्रेशर होता है बॉडी में, जस्ट लाइक द सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर का वैल्यू ऐसे होगा 2 to 6, 2 to 5, 3 to 6। आपको उसमें चूज करना होगा आपका वो नॉर्मल वैल्यू क्या है। ये बुक में भी आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो 2 to 9 दिखाएगा, बट आपको स्पेसिफिक एक ऑथेंटिक बुक फॉलो करना है। और नॉर्थगेट के लिए टारगेट इज बेस्ट, उसमें जो वैल्यू होता है एम्स वालों वही सिलेक्ट करते हैं। सो आपको इंट्राओकुलर प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, सीपीपी, जक्स्टाग्लोमेरुलर प्रेशर, आपको ये सब कुछ जो प्रेशर होता है आपको एक जगह पे लिख के कंपेयर करके पढ़ना होगा। इसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी फोकस करना होगा। इंस्ट्रूमेंट का जो पिक्चर होगा वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और जो स्केल है लाइक द पेन स्केल, प्रेशर अल्सर जो स्केल होता है, नॉर्टन, वाटरलो, ब्रेडेन स्केल, इसको भी आपको अच्छे से कर स्केल, वीआईपी स्कोर, फ्लैग स्केल, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो स्केल है, केस क्वेश्चनियर, ये जो स्केल है आपको ये अच्छे से कौन सा डिजीज में यूज़ होता है, कौन सा सिचुएशन में यूज़ होता है, उसका फुल फॉर्म किसी का है, उसका स्कोर भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट एरिया नॉर्सेट के लिए बहुत क्वेश्चन उसमें आता है, ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन ईसीजी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन विद द सिनेरियो बेस्ड ये भी आ सकता है। तो और एक चीज़ है जो साइन एंड सिम्टम्स का इमेज भी आपको देखना है। कौन सा है ल्यूकोप्लैकिया, कैसे दिखता है प्लाम्बिज्म, कैसे दिखता है एंगुलर स्टोमाटाइटिस, चिलियोसिस, सॉर्डेस, ऐसे करके आपको वो जो स्किन का जो साइन एंड सिम्टम्स है आपको अच्छे से वो क्लिनिकल आई होना चाहिए उसको आंसर करने के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप वो देख के समझ जाओगे कौन सा लीशन स्किन में वो है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टडी करने से पहले एनाटोमी पे ज़्यादा फोकस करना है। एनाटोमी इज़ द बेस्ट की। अगर आपका एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा क्लियर है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में दिक्कत कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि आपको अगर याद होगा ब्रोकास एरिया कौन सा है, अगर आपको याद होगा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कौन सा है, सब मसल, बोन, एवरीथिंग के बारे में अगर आपको पता होगा, आप जब स्टडी करोगे डिजीज़ के बारे में आसानी से हो जाएगा। अगर आपका फिजियोलॉजी क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे देखोगे एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म कैसे है। पहले डिजीज़ के अंदर जाने में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं, अगर आप रेनल सिस्टम में जाके देखोगे ऐसा कुछ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम का मैकेनिज्म पता नहीं है, तो आप रेनल फेलियर के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सो पहले आपके फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज फॉर टुडे, टाटा।